13 फरवरी 2026 को बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिख रहा है जो उसकी 1971 के बाद की राजनीति में शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस हफ्ते हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि देश के भीतर किसकी कितनी कुबत है वो भी सबके सामने लाकर रख दिया। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक्स पर बधाई भी दे दी है। देश भर में चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और जो नतीजे सामने आने शुरू हुए उसने साफ इशारा कर दिया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की, और वो भी 299 में से 200 से भी अधिक सीटों पर, जबकि कभी सबसे ताकतवर रही अवामी लीग चुनावी मैदान से ही बाहर रही। मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर एंटी टेररिज्म एक्ट 2009 के तहत बैन लगा दिया, जिस पर अमल करते हुए बांग्लादेश चुनाव आयोग ने पार्टी की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी। उसकी टॉप लीडरशिप या तो देश से बाहर है या कई सारे केसेस का सामना कर रही है या फिर पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है, जो एक ऐसे पार्टी के लिए बहुत बड़ा गिरावट है जिसने पिछले करीब 1.5 दशक तक बांग्लादेश पर राज किया था। ये सिर्फ चुनावी आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये कई सालों से बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन्स, इंस्टीट्यूशंस के धीरे धीरे कमजोर होने, लोगों के गुस्से और 2024 की घटनाओं के बाद लेजिटिमेसी में आई बड़ी टूट का नतीजा है। आज के इस पल की असली गंभीरता समझने के लिए सिर्फ चुनाव को देखना काफी नहीं है, उससे पहले के पूरे बांग्लादेशी पॉलिटिकल ऑर्डर के सफर को भी देखना उतना ही जरूरी है। शेख हसीना के दौर में अवामी लीग का उभार और गिरावट एक ऐसे विरोधाभास से तय हुआ जिसने आज के बांग्लादेश को गढ़ा है। एक ऐसा राज्य जिसने तेज इकोनॉमिक ग्रोथ और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशंस दिए, लेकिन साथ ही डेमोक्रेटिक स्पेस को धीरे धीरे सीमित किया और एग्जीक्यूटिव पावर को अपने हाथों में समेटता चला गया। 15 साल से ज्यादा समय तक हसीना ने स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और नेशनल प्रोग्रेस की एक मजबूत इमेज पेश की। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने गरीबी कम करने, गारमेंट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने, फीमेल वर्कफोर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे कई अहम माइलस्टोन्स हासिल किए थे। पुलों, पावर प्लांट्स और कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स उस बदलते हुए देश के प्रतीक बन गए जो एक लो इनकम इकोनॉमी से निकलकर धीरे धीरे एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। लेकिन इस डेवलपमेंट की कहानी के नीचे नीचे कुछ तो था जो लगातार सड़ता जा रहा था। कुछ तो ऐसा था जो हर किसी को मंजूर नहीं था। बांग्लादेशी अपोजिशन पार्टीज पर सिस्टमेटिक रेस्ट्रिक्शंस लगते गए, सिविल सोसाइटी की स्पेस सिकुड़ती गई, मीडिया फ्रीडम घटती गई और समय के साथ इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी भी कमजोर होती चली गई। 2011 में केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया जाना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि उस पर न्यूट्रल इलेक्शंस कराने का भरोसा टिका हुआ था। उसके बाद से बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शंस को कई एक्सपर्ट्स मैनेज्ड पॉलिटिकल एक्सरसाइज की तरह देखना शुरू कर दिया। 2014 और 2018 के इलेक्शंस ने इस परसेप्शन को और मजबूत किया। 2014 में बीएनपी ने चुनाव का बॉयकॉट कर दिया था। इसके कारण आधे से ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स रूलिंग पार्टी ने बिना किसी कॉन्टेस्ट के ही जीत ली थी। 2018 का इलेक्शन भले ही फॉर्मली कॉन्टेस्टेड था, लेकिन उस पर बैलेट स्टफिंग, वोटर इंटिमिडेशन और कई तरह की इरेगुलरिटीज के बड़े आरोप लगे। मिडनाइट इलेक्शंस जैसा फ्रेज भी पॉलिटिकल डिक्शनरी का हिस्सा तभी बना था क्योंकि यह दावा किया गया था कि वोटिंग शुरू होने से पहले ही बैलेट्स को भर दिया गया था। धीरे धीरे सरकार की फॉर्मल लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े होने शुरू हुए और लोगों की नजर में उसकी असली पब्लिक कॉन्टेस्ट के बीच एक गहरा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया। अंदर ही अंदर बढ़ रहा यही तनाव आखिरकार 2024 में फूट पड़ा, जिसे बाद में मॉनसून प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया। ये एक नेशन वाइड मूवमेंट था जिसकी शुरुआत एक देखने में तो किसी टेक्निकल मुद्दे से हुई मालूम पड़ती है, लेकिन बहुत जल्दी ये एक बड़े पॉलिटिकल अपराइजिंग में बदल गया। तात्कालिक वजह सिविल सर्विस कोटास को लेकर विवाद था। एक पुराना सिस्टम जिसमें सरकारी नौकरियां कुछ खास सोशल और हिस्टोरिकल ग्रुप्स जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए या उनके डिसेंडेंट्स के लिए रिजर्व्स थी।
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अलग अलग कैंपसेस में जुटे और शुरुआत में उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट बेस्ड हो। लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट तेज हुए, वो अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती लिविंग कॉस्ट, करप्शन और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन को लेकर जमा गहरी नाराजगी की आवाज़ बनते चले गए। जो शुरुआत में एक पॉलिसी प्रोटेस्ट था, वो धीरे धीरे स्टेट अथॉरिटी के साथ एक जनरेशनल कन्फ्रंटेशन में बदल गया। स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स उस मूवमेंट का चेहरा बनकर उभरे जो सिर्फ सरकार के कुछ फैसलों को नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर को चुनौती दे रहा था। ढाका, चिटगांव और राजशाही जैसे बड़े शहरों में डेमोन्स्ट्रेशंस तेजी से फैल गए। सोशल मीडिया ने मोबिलाइजेशन को और तेज किया, जबकि ग्रास रूट्स नेटवर्क लगातार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहे। इस आंदोलन को मोमेंटम इसलिए मिला क्योंकि ये पारंपरिक पार्टी लाइन से ऊपर उठ गया था। इसमें शामिल कई लोग खुद को ऑपोजिशन पार्टी से नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की एक बड़ी मांग से जोड़कर देख रहे थे। इन घटनाओं के बाद का दौर ही 2026 के इलेक्शन से पहले पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल देने वाला साबित हुआ। इस बड़े बदलाव के केंद्र में थे तारिक रहमान, बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन और बांग्लादेशी राजनीति के एक काफी कंट्रोवर्शियल चेहरा। सालों तक रहमान लीगल केसेस और पॉलिटिकल आइसोलेशन का सामना करते हुए एग्जाइल में रहे। घरेलू राजनीति से आगे बढ़कर बांग्लादेश के इस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के असर रीजनल जियोपॉलिटिक्स तक गहराई से पहुंचते हैं, खास करके भारत के साथ उनके रिश्तों में। एक दशक से ज्यादा समय तक भारत ने शेख हसीना की सरकार के साथ एक करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाकर रखा था, जो शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और 1971 की लिबरेशन वॉर से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों पर टिकी थी। हसीना के दौर में बांग्लादेश ने काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और रीजनल ट्रेड इनिशिएटिव्स जैसे मुद्दों पर भारत के साथ व्यापक सहयोग किया था। अब ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन भारत के सामने एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक रिकैलिब्रेशन की स्थिति खड़ी कर रहा है। माना जा रहा है कि बीएनपी की अगुवाई वाली सरकार ज़्यादा ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी अपनाएगी, जिसमें नेशनल सोवरेनिटी और डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप पर जोर होगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि भारत के प्रति हॉस्टाइल होगी उनकी नीति, लेकिन इतना तय है कि हसीना वाली जो दौर है जिसमें कि पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट दिखती थी, उससे एक दूरी जरूर मिल सकती है। द्विपक्षीय रिश्तों में सबसे सेंसिटिव मुद्दों में से एक है पानी का बंटवारा, खास करके तीस्ता नदी को लेकर। इस पुराने विवाद पर बातचीत बार बार भारत की घरेलू राजनीतिक वजहों से अटकती रही है। नए राजनीतिक माहौल में पानी के इन विवादों का हल दोनों देशों के बीच गुडविल की एक बड़ी कसौटी बन सकता है। साथ ही बांग्लादेश के चीन के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ाने की भी संभावना है, जो बड़े रीजनल पैटर्न का हिस्सा है जहां देश मेजर पावर्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पहले से ही बांग्लादेश की डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी में अहम भूमिका निभा चुके हैं। एक ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को और तेज कर सकती है, खास करके पोर्ट डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स जैसे क्षेत्रों में। आखिरकार 2026 के इलेक्शन से जुड़े घटनाक्रम इस बात को साफ साफ समझाते हैं या दिखाते हैं कि पॉलिटिकल आउटकम्स को शेप करने में पब्लिक एजेंसी की ताकत आज भी बेहद निर्णायक है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स और गहरी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बावजूद मतदाताओं ने कलेक्टिव एक्शंस के जरिए गवर्नेंस की दिशा बदलने की क्षमता दिखाई। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि ये पल इंस्टीट्यूशनल रिन्यूअल की तरफ ले जाता है या सिर्फ पॉलिटिकल कंसोलिडेशन और रेजिस्टेंस के उसी पुराने साइकिल का एक नया फेज बनकर रह जाता है। इसलिए आज बांग्लादेश में जो कहानी चल रही है वो सिर्फ किसी एक नेता के गिरने या दूसरे के उभरने की कहानी नहीं है। ये उस राष्ट्र की कहानी है जो अभी भी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी, मेमोरी और एस्पिरेशन के बीच संतुलन तलाश रहा है। आने वाले सालों में लिए गए फैसले तय करेंगे कि आज का ये ड्यूरेबल डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की मजबूत नींव बनेगा या फिर ड्रामेटिक पॉलिटिकल स्विंग्स से भरे इतिहास का एक और अध्याय। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।